Good morning, all of you. Today we will read chapter 7 Human Environment and the Settlement, Transport, and the Communication. In chapter 1, you have learned that our early human beings depended entirely on nature for food, clothing, and shelter. But with time, they learned new skills to grow food. फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा कि जो ह्यूमन बींग्स जितने भी होते हैं वो फूड के लिए, क्लॉथ्स के लिए, शेल्टर के लिए जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। बट धीरे धीरे क्योंकि टेक्नोलॉजी में, स्किल्स में डेवलपमेंट हुआ तो समय बदलता गया और उनको नए सोर्सेस के मिलते गए। In chapter 1 you have learned that the early human beings depended entirely on nature for food। मतलब जो ह्यूमन बींग्स थे यानी कि आदि मानव थे वो खाने के लिए, कपड़े के लिए और शेल्टर के लिए यानी कि रहने के लिए मेन रूप से नेचर पे डिपेंड करते थे। पर धीरे धीरे समय बदलता गया और उसमें तकनीकी डेवलपमेंट हुआ तो उसमें और सोर्सेज हमें मिलने लगे और काफ़ी चेंजेस आने लगे और हमारा जो लाइफ स्टाइल हुआ वो बेहतर होने लगा क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट भी हमें मिलने लग गया और कम्युनिकेशन के भी काफ़ी सोर्सेज हमें मिलने लगे। इसी तरीके से हम रहने के लिए अपने घर भी बनाने लग गए यानी कि हमें पहनने के लिए अच्छा कपड़ा मिलने लग गया, रहने के लिए घर हमें बनाना आ गया, उसके अलावा जीने के लिए और भी बेहतर और उपलब्ध साधन होने लगे। इन दिस वे दे मॉडिफाइड द एनवायरनमेंट वेयर दे लिव। तो इस तरीके से मनुष्य ने अपने पर्यावरण को आधुनिक बनाया जहाँ कर कि वो रहते हैं। सेटलमेंट्स आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स। सेटलमेंट वह जगह है, उपनिवेश वह जगह है जहाँ पर लोग अपना घर बसाते हैं। बोले ना उपनिवेश, सेटलमेंट्स को एक यदि हिंदी वर्ड में यूज़ किया जाए तो उपनिवेश, और वैसे यदि सेटलमेंट को समझा जाए तो ये वह जगह होती हैं जहाँ लोग अपने घर बनाते हैं। अर्ली ह्यूमन बींग्स लिव्ड ऑन द ट्रीज एंड द केव्स। जो आदि मानव था वो पेड़ों पर और गुफाओं में रहता था। व्हेन दे स्टार्टेड टू ग्रो क्रॉप्स इट्स बिकम नेसेसरी टू हैव द परमानेंट होम। लेकिन जब वो धीरे धीरे फसलें उगाने लगा तो उन्हें एक परमानेंट घर की आवश्यकता हुई। द सेटलमेंट्स ग्रू न्यू द रिवर्स वैलीज एज वाटर एज अवेलेबल एंड द लैंड वॉज फर्टाइल विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड द मैन्युफैक्चरिंग। तो अब जब मनुष्य को खेती आने लग गया, फसल उगाने लग गया, तो फिर वो नदी के किनारे पर जब उसे जहाँ पे पानी पास में मिलता था वहीं पर वो जाकर बसने लग गया और अपने परमानेंट हाउस बनाने लग गया। जहाँ अब वहाँ पर जहाँ पर मनुष्य रहने लग गया, जहाँ पर उसको रहने के पर्याप्त साधन मिलने लग गया, धीरे धीरे वहाँ पर विकास ज़्यादा होने लग गया। अब द सेटलमेंट्स ग्रू नियर द रिवर वैलीज एज वाटर वॉज अवेलेबल एंड लैंड वॉज फर्टाइल। अब जो नदी के किनारे यानी कि जो कोस्टल एरिया होता था वहाँ का पार्ट क्या होता था, उपजाऊ होता था और तो वहाँ पर वो अच्छे तरीके से जीवन यापन भी कर लेता था। विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड द मैन्युफैक्चरिंग ह्यूमन सेटलमेंट्स बिकम लार्जर। और धीरे धीरे सभी चीज़ों में बदलाव आने लगा, व्यापार होने लगा और बिजनेस बढ़ने लगा और नई चीज़ें सामने आने लगी, मैन्युफैक्चरिंग होने लगी, नई नई चीज़ें सामने आने लगी। तो उनका जो अब जो सेटलमेंट्स था वो लार्जर होने लगा यानी कि पहले उपनिवेश थी, बस्तियाँ थी, अब वो बड़े मतलब और भी फैलने लग गए। सेटलमेंट्स फ्लोरिश एंड द सिविलाइजेशन डेवलप नियर द रिवर वैलीज। तो जो रिवर वैलीज थी उनके पास में जो उपनिवेश और बस्तियाँ थी वो काफ़ी डेवलप हो गए। यू रिकॉल द नेम्स ऑफ द सिविलाइजेशन दैट ग्रो अलॉन्ग द बैंक ऑफ रिवर इंदस, नील एंड द
वग, ही। तो ये जो प्रमुख नदियां हैं इनके पास में जो भी बस्तियां बसती थी, क्या उनके तुम्हें नाम याद हैं? सेटलमेंट्स कैन बी परमानेंट और टेम्परेरी। अब जो उपनिवेश बसाए जाते हैं, बस्तियां जो बसती हैं वो परमानेंट भी हो सकती है और टेम्परेरी भी हो सकती है। सेटलमेंट्स विच आर ऑक्यूप्ड फॉर द शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड टेम्परेरी। ऐसे सेटलमेंट्स, ऐसी बस्तियां या उपनिवेश जो कि कुछ समय के लिए बसाई जाती है, उन्हें टेम्परेरी कहते हैं। The people lived in the deep forest, hot and cold desert and mountains often dwell in such temporary settlement. तो सेटलमेंट परमानेंट हो सकते हैं, टेम्परेरी हो सकते हैं। लोग जो हैं गहरे जंगलों में जाकर बसते हैं, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट रेगिस्तान में जाकर बसते हैं, माउंटेन्स में जाकर बसते हैं। दे प्रैक्टिस हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग एंड कलेक्टिवेशन। सुनामी मोर एंड मोर सेटलमेंट टुडे आर द। एक तो हमने वापस इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। सेटलमेंट कैन बी परमानेंट और टेम्परेरी। तो जो सेटलमेंट होता है वो परमानेंट और टेम्परेरी दोनों तरीके का होता है। सेटलमेंट्स विच आर ऑक्यूप्ड फॉर द शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड टेम्परेरी सेटलमेंट। जो बस्तियां या उपनिवेश किसी एक शॉर्ट टाइम के लिए बसाए जाते हैं उसको टेम्परेरी सेटलमेंट कहा जाता है। द पीपल लिविंग इन द डीप फॉरेस्ट, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट एंड द माउंटेन्स ऑफन ड्वेल इन सच टेम्परेरी सेटलमेंट्स। दे प्रैक्टिसाइज हंटिंग, गैदरिंग एंड शिफ्टिंग, कलेक्टिवेशन एंड द collectivation and the entrenchments. However, more and more settlements today are permanent settlements. These settlements people build homes to live in. अब धीरे धीरे क्या हुआ है, विकास हुआ है और लोग जो हैं अपने खाने की सुविधा को देखकर, रहने की सुविधा को देखकर लंबे समय से एक ही जगह बस गए हैं, तो उन्हें अब हम परमानेंट सेटलमेंट कह सकते हैं। पहले तो क्या होता था, टेम्परेरी सेटलमेंट्स होते थे कि लोग अपनी आवश्यकताओं से के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। जैसे किसी जंगल में वो रहते हैं, अब वहाँ पर चीज़ें उपलब्ध होनी बंद हो गई तो फिर वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते थे जहाँ उन्हें बेहतर और भी सुविधाएं मिलती थी, जैसे पानी मिल जाता था। और फिर बाद में तो फिर कृषि करने लग गया इंसान, तो फिर उसे जहाँ पर भी अच्छी भूमि और सारी सुविधाएं मिल जाती वो वहाँ जाता था। तो इस तरह से शॉर्ट टाइम के लिए जब वो इधर से उधर बदलते रहते थे तो उनको टेम्परेरी सेटलमेंट कहते हैं। लेकिन जब उनको ये सुविधाएं उपलब्ध हो गई और वो वहीं बसना चाहते थे बार बार, अब उनका स्थानांतरण बंद हो गया तो फिर वो परमानेंटली सेटलमेंट उनका हो गया, क्योंकि उन्हें वहाँ पे सारे सुविधा के साधन मिल गए और अपना वो वहाँ पे विकास करने लगे। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। It was Mary's birthday party. She and her father were waiting for the Gurpreet to arrive so that the Mary could cut the cake. मैरी की बर्थडे पार्टी थी, वो और उसके पिताजी गुरप्रीत का वेट कर रहे थे ताकि वो आ जाएं तो केक काट सकें। At last Gurpreet arrived, tired, coughing and wheezing. She explained that the traffic jam was terrible. Mary's mother, Mrs. Thomas, patted Gurpreet's back and signed off the pollution in the city. Prasad had recently come from his village. He asked, "Why do we have सच ट्रैफिक जैम एंड सच पॉपुलेशन इन द सिटी?" तो गुरप्रीत का वेट कर रहे थे। गुरप्रीत जो है जब आए तो फिर उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा उनको बहुत थकान महसूस हो रही थी और बहुत अजीब सा उनको लग रहा था। तो उन्होंने कहा कि एक तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है इसमें, इसलिए मैं लेट हो गए। और फिर इतने में प्रसाद आ गया और प्रसाद ने भी यही क्वेश्चन पूछा कि इतना ज़्यादा ट्रैफिक जैम सिटी में क्या हो रहा है। द नंबर ऑफ द व्हीकल्स इंक्रीजिंग डे बाय डे टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन इन द सिटीज़, क्योंकि शहर में जनसंख्या बढ़ रही है तो जनसंख्या के साथ जो है प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। मैरीज फादर मिस्टर थॉमस रिप्लाइड, मैरी आस्क्ड, देन व्हाई आर पीपल कमिंग टू द सिटीज़?
अब जब बच्चों ने ये सवाल पूछा तो उनके पिताजी ने जवाब दिया क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इस कारण से पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है और जैम भी लग रहा है, ट्रैफिक भी जैम हो रहा है। तो बोल रहे हैं कि लोग अब उसमें से मैरी ने पूछा कि लोग सिटी में क्यों आ रहे हैं। हर मदर रिप्लाइड दे कम लुकिंग फॉर जॉब्स, बेटर एजुकेशन एंड द मेडिकल फैसिलिटीज़। बोले लोग शहर में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पे अच्छी नौकरियाँ मिल जाती है, अच्छी पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं और अच्छी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको शहर में मिल जाती है, यानी कि गांव के बजाय शहर में सुविधाएं अच्छी तरह से मिलती है, इसलिए लोग ज़्यादातर शहर में बसना चाह रहे हैं और फिर वो वहीं पे सेटल हो जाते हैं क्योंकि उनको जॉब भी वहीं मिल जाती है। मैरी फर्दर इंक्वायर्ड इफ़ सो मैनी पीपल कीप कमिंग टू सिटीज़ वेयर विल ऑल द पीपल लिव। यदि रोज़ बहुत सारे लोग मतलब शहर में आ जाएंगे तो फिर वो रहेंगे कहाँ। मिस्टर थॉमस सेड दैट इज़ वाई यू सी सो मैनी स्लम्स एंड द squatters settlements where people stay in the congested and the unhygienic condition। तो उसके पिताजी ने जवाब दिया यही तो कारण है कि मतलब सिटी है उसमें लोग बसे जा रहे हैं तो फिर वो बहुत ही मतलब रहने के लिए उनको बहुत बुरी कंडीशंस में भी लोग रहने को तैयार हैं जहाँ पर वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्हें जॉब्स मिल रही हैं, इस कारण से उनको वहाँ शहर में रहना होता है। तो ऐसे अनहाइजेनिक कंडीशंस में भी वो रहते हैं। शॉर्टेज ऑफ द पावर एंड द वाटर सप्लाई आर द कॉमन प्रॉब्लम इन द सिटीज़। तो सिटीज़ में पानी की जो समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है। प्रसाद सैड आवर विलेज में नॉट हैव बिग सिनेमा हॉल्स, वेल इक्विप्ड स्कूल एंड गुड हॉस्पिटल्स, बट वी हैव अ लॉट ऑफ ओपन स्पेस एंड फ्रेश एयर टू ब्रीथ। When my grandfather was sick, we had to rush him to the city hospital। अब प्रसाद है वो कहता है कि हमारे गांव में जो है मेडिकल सुविधा ज़्यादा अच्छी नहीं है, स्कूल्स भी अच्छे नहीं हैं और लेकिन बस वहाँ पर यह है कि बहुत सारा ओपन एरिया देखने को मिलता है जो कि सिटीज़ में नहीं है और बहुत ही फ्रेश एयर है जिसमें हम सांस ले सकते हैं। लेकिन जब मेरे दादाजी बीमार हुए तो हमें उनको शहर में लेकर आना पड़ा क्योंकि शहर में मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। From the above conversation, we can identify two different picture of the settlements, the rural and the urban settlements। अब जो हमने ऊपर जो भी हमने बातचीत पढ़ी उससे हमें पता लगता है कि जो सेटलमेंट्स हैं वो टू टाइप्स के हैं, रूरल और अर्बन। एक तो ग्रामीण उपनिवेश या बस्तियाँ और एक शहरी बस्तियाँ, इस तरीके से डिवाइड कर रखा है। द विलेज आर रूरल सेटलमेंट वेयर पीपल आर engaged in activities like agriculture, fishing, forest, craft work and trading। Rural settlement can be compact and scattered। A compact settlement is a closely built area of dwelling wherever flat land is available। In scattered settlement, dwellings are spaced over an extensive area। This type of settlement is most found in the hilly tracts, thick forests and the regions of the extreme climate। तो यहाँ पर हमने इसमें देखा कि हमें दो चीज़ें देखने को मिलती है, रूरल और अर्बन स्टेटमेंट, और इनका जो है दोनों का जो जीवन स्तर है वो अलग अलग है, इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो अलग अलग हैं। In rural areas, people build houses to suit their environment। In region of heavy rainfall, they have slanting roofs, place where water and accumulates in the rainy region। The houses are constructed on the raised platform of the stilts। These mud-walled houses with thatched roofs are very common in the areas of hot climate। Local materials like stones, mud, clay, straw are used for the construct house। The towns are small and the cities are larger urban settlements। In the urban areas, the people are engaged in manufacturing। तो यहाँ पर एक तो ग्रामीण इलाके के बारे में भी बताया गया है कि ग्रामीण इलाका जो ओपन होता है और वहाँ पे किस तरीके के घर पाए जाते हैं, किस तरह से लोग अपना जीवन चलाते हैं। और इसी तरीके से जो शहरी एरिया है उसके बारे में भी बताया गया है कि शहरी एरिया में दो तरह के मकान होते हैं, कुछ कच्चे मकान होते हैं, कुछ पक्के मकान होते हैं। पक्के मकान जो हैं
वो कैसे बनाए जाते हैं और यहाँ के लोगों की जो एक्टिविटीज़ क्या क्या होती है। एक तो निर्माण कार्य में लगे हुए रहते हैं, व्यापार में लगे हुए रहते हैं और जॉब्स करते हैं। इसके बाद जो पॉइंट आता है वो है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट इज़ द मीन्स बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव्स। ट्रांसपोर्ट परिवहन के साधन हैं जो कि लोगों को और जो कि सामान है उनको इधर से उधर ले जाते हैं। इन द अर्ली डेज इट टुक अ ग्रेट डील ऑफ टाइम टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस। पीपल हैड वॉक एंड यूज एनिमल्स टू कैरिंग देयर गुड्स। Inventions of the vehicles made transport easier. With the passage of the time, different means of the transport developed, but even today people use animals for transport. In our country, donkeys, mules, and camels, bulls and camels are common. मतलब जो एनिमल्स हैं उनको भी एज ए ट्रांसपोर्ट यूज़ किया जाता है, सामान ढोने के काम आते हैं। इन एंडीज माउंटेन्स ऑफ साउथ अमेरिका, लेम्स आर यूज आर याक इन द तिब्बत। मतलब और जो एनिमल जो कि एज अ ट्रांसपोर्ट का वर्क करते हैं, जैसे हमारे तो डोंकी हैं और इस तरह से बैलगाड़ियाँ चलती हैं, ऊँट गाड़ियाँ चलती हैं, तो उस तरीके से एनिमल्स एज अ ट्रांसपोर्ट यूज़ होते हैं। उसी तरह से जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें लिम्स करके कोई एनिमल है और याक है, उनका यूज़ किया जाता है एज अ ट्रांसपोर्ट। दे टुक आइदर सी रूट और द लैंड रूट। एरोप्लेन्स हैव मेड ट्रैवल फास्टर। और इसी तरीके से एरोप्लेन के बारे में बताया गया है कि कोई दूरी है उसको कम समय में एरोप्लेन द्वारा हम तय कर सकते हैं। टेक्स ओनली 6 and 8 hours टू ट्रैवल फ्रॉम इंडिया टू यूरोप। इंडिया से यदि यूरोप जाना है तो 6-7 घंटों में हम पहुंच जाते हैं। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दस सेव्स टाइम्स एंड एनर्जी। परिवहन का आधुनिक होना इसका मतलब क्या है कि समय की बचत और एनर्जी की भी बचत होती है। द 4 मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रोडवेज, रेलवेज एंड वाटर एंड एयरवेज। हमारे जो ट्रांसपोर्ट हैं उसके 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मतलब 4 इसके माध्यम हैं। एक तो रोडवेज जिसमें कि बस वगैरह चलती हैं जो कि सड़क परिवहन है, और दूसरा रेलवेज जिसमें कि हम ट्रेन वगैरह का यूज़ करते हैं। वाटरवेज समुद्री जो समुद्री यात्राएं जिससे करते हैं। एयरवेज वायु के माध्यम से या हवाई यात्राएं जिसे करते हैं। तो 4 माध्यम है ट्रांसपोर्ट जिससे हम कर सकते हैं। रोडवेज द मोस्ट कॉमन यूज मीन्स of transport, especially for the short distance, are roads. They can be metalled and unmetalled. तो रोडवेज जो सड़क है वो परिवहन का महत्वपूर्ण साधन है जो कि कच्ची और पक्की दोनों तरीके की हो सकती है। द प्लेन्स हैव डेंस नेटवर्क ऑफ रोड्स। रोड्स हैव ऑल्सो बीन बिल्ट द टेरेन्स लाइक डेजर्ट, फॉरेस्ट एंड इवन हाई माउंटेन्स। मनाली ले हाईवे इन द हिमालय माउंटेन इन वन ऑफ द हाईएस्ट रोड्स इन द वर्ल्ड। तो रोड जो है वो सभी जगह बनाई जा सकती है और जो मनाली का जो हाईवे है वो सबसे हाईएस्ट रोडवेज इन द वर्ल्ड। मनाली का जो हाईवे है उसको सबसे बड़ी जो कहते हैं ना सड़क परिवहन, वो सड़क मानी जाती है मनाली का हाईवे का जो है। रोड्स बिल्ट अंडरग्राउंड आर कॉल्ड द सबवेज एंड अंडरपास। जो अंदर सड़कें बनाई जाती हैं, अंडरग्राउंड रोड्स बनाई जाती है, उनको सबवे या अंडरपास कहा जाता है। अब इसका जो बाकी का पार्ट है इस चैप्टर का वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे रेलवेज से।